हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड की औद्योगिक नीति के बारे में मैं पढ़ाने वाली हूँ। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है जो जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं। प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में ये दिया हुआ है, झारखंड की औद्योगिक नीति आपको पढ़नी है। वही मुख्य परीक्षा में भी आप लोगों को झारखंड की औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, झारखंड के औद्योगिक विकास और औद्योगिक नीति 2012 को मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। उससे बचा हुआ जो भाग है उसे मैं आज की क्लास में पढ़ाऊँगी। तो झारखंड में औद्योगिक विकास के लिए निम्न औद्योगिक नीति राज्य में लागू की गई। तो ये औद्योगिक नीति कब कब लागू की गई थी? तो झारखंड औद्योगिक नीति 2001, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 और झारखंड औद्योगिक नीति 2016। तो ये 2012 तो मैंने पढ़ा दिया है, तो प्रीलिम्स के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे, तो मैं उसके आप डिटेल्स जो है आपको मैं दे दूँगी। देखिए, झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष 2001 में की गई। कब घोषणा की गई थी पहली औद्योगिक नीति की झारखंड गठन के बाद? तो ये घोषणा हुई थी 2001 में। यहाँ से कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न जो है वो पूछा गया है। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 में 10% विकास दर लक्ष्य रखा गया है। तो जो औद्योगिक नीति 2001 थी झारखंड की, तो उसमें विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो ये रखा गया था 10%। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। अगस्त 2001 में सरकार ने नई औद्योगिक नीति लाई। इसका उद्देश्य था राज्य को घरेलू एवं विदेशी पूंजी निवेश के लिए अनुकूल बनाना। झारखंड राज्य जो है उसको घरेलू और विदेशी पूंजी निवेश के अनुकूल बना देना और प्रथम आधारभूत संसाधन से संबंधित परियोजनाओं को त्वरित क्रियान्वयन। जो झारखंड में संसाधन है उससे संबंधित जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, तो उसके तुरंत ही क्रियान्वयन उसमें तुरंत वो उससे संबंधित जो कार्य हैं वो शुरू हो जाए। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, उत्पादकता में सुधार, ये सभी उद्देश्य थे। राज्य के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों का संतुलित विकास। राज्य का जो पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका एक संतुलन में उसका विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास हो जाए और किसी क्षेत्र का कम। लघुत्तर और कुटीर उद्योग का भी विकास करना। ऐसा नहीं कि बड़े उद्योगों का ही विकास हो और छोटे उद्योग जो हैं वो अनदेखा रह जाएं। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। 2012 के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है, उसके उद्देश्यों के बारे में मैंने बताया है, उसकी जो कार्य नीति रही उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। उसके पीडीएफ जो है प्रीलिम्स जो के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएंगे। 2016 के बारे में मैं आज आपको बता दूं, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। और अभी जो औद्योगिक नीति चल रही है इसी के आधार पर चल रही है। इसका उद्देश्य क्या था? आरंभ तो 2016 में हुआ और उद्देश्य क्या है इसका? तो राज्य भर में उद्योगों की स्थापना करना, राजस्व पैदा करना, रोजगार का सृजन करना और प्राकृतिक संसाधन का अधिकतम उपयोग करना। झारखंड जो है वहाँ पर वन भी है और उसके साथ साथ यहाँ पर खनिज संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, तो उनका सही तरीके से प्रयोग करना, उनका अधिकतम प्रयोग करना, प्राकृतिक संसाधन का अधिकतम उपयोग करना और झारखंड में व्यापारिक गतिविधियां तथा आर्थिक वातावरण में सुधार करने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं और मतलब अर्थव्यवस्था के लिए एक अनुकूल वातावरण होनी चाहिए, तो उसमें सुधार लाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, तो अब हम लोग उसके बारे में 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को जानेंगे। इसी में आप एकल खिड़की व्यवस्था के बारे में जानेंगे, मेक इन झारखंड के बारे में जानेंगे, तो यही सब चीज़ों के हम लोग को हम जानना है। झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड, इसका क्या उद्देश्य है? झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड का, तो झारखंड को निवेश के लिए पसंदीदा राज्य बनाने के लिए गठन इसका किया गया, जो उद्योग को दिशा निर्देश तथा मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तो झारखंड को मतलब उद्योगों के लिए, निवेश के लिए बहुत ही मतलब पसंदीदा राज्य बनाने के लिए झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है और ये उद्योगों को एक दिशा निर्देश देगा, उसको मार्गदर्शन देगा कि किस तरीके से वो कार्य करेंगे।
झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड के मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड के मुख्य संरक्षक कौन होते हैं। तो झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड के मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री होते हैं, तथा मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री होंगे, तथा अगर संरक्षक केवल पूछा जाए तो वो उद्योग मंत्री होते हैं। इस बोर्ड की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक वर्ष में 2 बार की जाती है। अब हम लोग जानेंगे एकल खिड़की व्यवस्था यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में। झारखंड में उद्योगों तथा निवेश में प्रोत्साहन के लिए उद्योग, खनन तथा भू विज्ञान प्रभाग द्वारा एकल खिड़की निपटारा व्यवस्था का निर्माण किया गया है। उद्योगों तथा निवेश में प्रोत्साहन करने के लिए उद्योग, खनन और भू विज्ञान विभाग है, इसके ही द्वारा एक व्यवस्था लाई गई है, एकल खिड़की निपटारा व्यवस्था। इसका निर्माण किया गया है जिससे कि व्यापार सुगमीकरण तथा राजकोषीय सहायता समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो सके, जिससे कि व्यापार को सुगम बनाया जा सके और जो राजकोषीय सहायता मिलनी चाहिए उसको एक सही समय पर वो उपलब्ध किया जा सके। इसके लिए एकल खिड़की निपटान समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? तो एकल खिड़की निपटान समिति का। एकल खिड़की निपटान समिति के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें कि ये है क्या चीज़। तो एकल खिड़की निपटान समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधान सचिव। किसके प्रधान सचिव? तो उद्योग, खनन और भू विज्ञान विभाग के प्रधान सचिव जो होंगे वो अध्यक्ष होंगे एकल खिड़की निपटान समिति के। और इसका क्या कार्य है? तो यह समिति सभी परियोजनाओं जिसमें कि वित्तीय सहायता भी शामिल है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित है, इसका निपटारा करेगी। तो ये किसका काम होगा? तो एकल खिड़की निपटान समिति का काम होगा। अब हम लोग जानेंगे एकल खिड़की व्यवस्था मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक शासकीय व्यवस्था का गठन किया जाएगा और इसके ही अंतर्गत एकल खिड़की व्यवस्था जो है वो कार्य करेगी। यह शासकीय व्यवस्था एकल खिड़की संरचना को तथा मेगा और वृहद मेगा परियोजनाओं को सहायता के लिए नीति के निर्माण में ये मार्गदर्शन करेगी। तो ये जो शासकीय व्यवस्था बनाई जाएगी मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में, तो ये जो शासकीय व्यवस्था होगी तो ये एकल खिड़की संरचना को और मेगा तथा वृहद मेगा परियोजना को सहायता देने के लिए नीति के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। एकल खिड़की पोर्टल की स्थापना की गई है। एक पोर्टल की स्थापना की गई है, एकल खिड़की पोर्टल। इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना झारखंड एकल खिड़की निपटारा एक्ट 2005 के तहत की गई है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि एकल खिड़की पोर्टल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया है? तो ये है झारखंड एकल खिड़की निपटारा एक्ट 2015। 2016 भी हो सकता है ऑप्शन में, 2017 भी हो सकता है, 2018 भी हो सकता है। तो आंसर 2015 आप करेंगे। तो इसके अंतर्गत ही एकल खिड़की पोर्टल की स्थापना की गई। तो इस तरीके से यहाँ से औद्योगिक नीति से प्रश्न बनेंगे। एकल खिड़की पोर्टल के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जानें। इस पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस प्रदान करना, औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाओं का अनुमोदन करना एवं नए निवेश से संबंधित प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से क्या क्या होगा? तो लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे, औद्योगिक विकास से संबंधित अगर कोई योजना है तो उसका अनुमोदन किया जाएगा, और नए निवेश से संबंधित प्रस्ताव, अगर कोई नया निवेश आ रहा हो तो उससे संबंधित अगर कोई प्रस्ताव है तो उसका भी अनुमोदन किया जाएगा एकल खिड़की पोर्टल के माध्यम से। अब हम लोग जानेंगे ये पोर्टल है कौन सा। तो ये है http://advantage.jharkhand.government.in। ये है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाओं तथा समन्वित चेकलिस्ट जैसे सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पंजीकरण ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा और इस पोर्टल पर सम्मिलित रूप से आवेदन पत्र जो है वो उपलब्ध रहेंगे। अब हम लोग जानेंगे मेक इन झारखंड के बारे में। ये नेक्स्ट टॉपिक है मेक इन झारखंड। भारत सरकार के द्वारा लागू की गई योजना मेक इन इंडिया की तरह ही झारखंड सरकार ने मेक इन झारखंड लागू किया है।
अब हम लोग जानेंगे झारखंड सेवा का अधिकार कानून एक्ट। कौन सा एक्ट है? तो झारखंड सेवा का अधिकार कानून एक्ट। इसका क्या काम है तो ये अब हम लोग देखते हैं। सरकार ने व्यापार सुगमीकरण मतलब व्यापार को मतलब आसान बनाने के लिए तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को बढ़ावा दिया है। बहुत सारे ऐसे कार्य जो हैं उसको बढ़ावा दिया है, जैसे कि झारखंड सेवा का अधिकार कानून एक्ट केवल 2 दस्तावेजों के आधार पर बिजली की संबद्धता, विभिन्न आवश्यक व्यक्तियों का ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, नेम प्लेट, समन्वित तथा राज्य कर, वाणिज्यिक कर अधिकारियों के निरीक्षण को ये परिभाषित करना आदि इसमें शामिल है, झारखंड सेवा अधिकार कानून एक्ट के तहत। अब हम लोग जानेंगे एक झारखंड निवेश केंद्र के बारे में। झारखंड इन्वेस्टमेंट सेंटर, झारखंड निवेश केंद्र, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ से प्रश्न कार्य से संबंधित पूछ सकता है कि झारखंड निवेश केंद्र से संबंधित कौन कौन से कार्य हैं या इनमें से कौन से कार्य जो हैं वो झारखंड निवेश केंद्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो हम लोग जाने थोड़ा झारखंड निवेश केंद्र के बारे में। इसकी स्थापना झारखंड भवन नई दिल्ली में की गई है, जो झारखंड में निवेश के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए कार्य करेगी। झारखंड निवेश केंद्र की अध्यक्षता निवेश आयुक्त करेंगे। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो निवेश आयुक्त होंगे वो करेंगे, जो प्रशासनिक सेवा के सचिव या प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। यहाँ से प्रश्न जो है वो बन सकता है कि झारखंड निवेश केंद्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो निवेश आयुक्त करेंगे। और ये कौन होंगे? तो जो प्रशासनिक सेवा के सचिव या प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। अब हम लोग जानेंगे भूमि के बारे में कि किस तरीके से भूमि आवंटित की जाती है अलग अलग उद्योगों के लिए। तो देखिए, औद्योगिक विकास के लिए पूर्व शर्त है कि भूमि की आवश्यक तथा पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। तो अगर कोई भी औद्योगिक विकास तभी संभव होगा जब भूमि उनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, जितना उनको चाहिए, और आसान तरीके से उनको उपलब्ध हो। तो इसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग प्राधिकरण के गठन किया गया है, जिसमें से एक प्रमुख है औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। थोड़ा हम लोग इसको जानने, इसके पहले क्लास में मैंने बताया था, थोड़ा और भी हम लोग डिटेल में जानेंगे इसको। राज्य सरकार औद्योगिक विकास के लिए तथा उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि का आवंटन करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया है। तो झारखंड राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास करने के लिए और उद्योगों को आवश्यक भूमि आवंटन करने के लिए, जो भूमि उनको चाहिए उसके आवंटन करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया है। पंचायती राज मतलब इसके थ्रू उनको भूमि आवंटित किया जाता है। और जब भूमि का आवंटन होगा या लिया जाता है तो पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, जिसको पेसा के नाम से जानते हैं, PESA, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। जमीन क्रय करते समय पेसा का पालन करना आवश्यक है। जब भी उद्योगों के लिए या विकास कार्य के लिए ज़मीन का जब अधिग्रहण किया जाएगा तो इसको पेसा का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औद्योगिक उद्यमियों के द्वारा प्रत्यक्ष भूमि खरीदते समय, जब वो प्रत्यक्ष भूमि खरीद रहे हैं, मतलब अगर उनको आवंटित नहीं किया जा रहा है औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के द्वारा, अगर वो उनको प्रत्यक्ष भूमि वो खरीदते हैं, तो औद्योगिक उद्यमियों के द्वारा प्रत्यक्ष भूमि खरीदते समय CNT या SPT एक्ट और प्रत्यक्ष भूमि क्रय नीति, जो राजस्व पंजीकरण और भूमि सुधार विभाग के द्वारा सूचित है, उसका पालन करना आवश्यक है। तो राजस्व पंजीकरण और भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो सूचित किया गया है उसका पालन करना अनिवार्य होगा औद्योगिक उद्यमियों के द्वारा जब प्रत्यक्ष भूमि जब वो खरीद रहे होंगे तो। और CNT एक्ट, SPT एक्ट और जो नीति बनाई गई है उसके आधार पर ही उनको वो भूमि जो है वो दी जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि से संबंधित अधिग्रहण, आवंटन तथा क्रय संबंधित नीतियों का निर्माण एवं कार्यों का निपटारा करेगी। तो ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है वो भूमि से संबंधित जो अधिग्रहण हो रहा होगा या उससे संबंधित जो आवंटन किया जा रहा होगा, भूमि का आवंटन किया जा रहा होगा, या क्रय से संबंधित अगर कोई नीति होगी
तो इन सारी नीतियों का निर्माण और कार्य का निपटारा कौन करेगा? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हाथों, उनके जिम्मे ही होगा ये सारे काम। इनसे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को अपने वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगी है। और सरकारी भूमि से संबंधित हस्तांतरण प्रक्रिया का भी निपटारा राजस्व पंजीकरण और भूमि सुधार विभाग के द्वारा किया जाएगा। सरकारी भूमि से औद्योगिक उद्यमियों को 30 वर्ष की लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी। जो सरकारी भूमि से औद्योगिक उद्यमियों को, जो औद्योगिक उद्यमी हैं उनको 30 वर्षों के लिए ये ज़मीन जो है, ये भूमि जो है वो लीज पर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए उनका अधिकार हो जाएगा, उनको लीज पर ये भूमि दी जाएगी, जिसका निश्चित अंतराल पर नवीकरण, उनको फिर से रिन्यूअल उसका करवाना अनिवार्य होगा। भूमि के अधिग्रहण के समय में यह ध्यान रखना होगा कि भूमि द्विफसली न हो तथा साथ ही न्यूनतम विस्थापन होता हो। जब भूमि का अधिग्रहण हो रहा होगा तो उसमें इस बात का एकदम ध्यान रखना होगा कि जो भूमि का अधिग्रहण हो रहा है तो उसमें एक साल में 2 फसल नहीं बोए जा रहे हों, द्विफसली ना हो, और फिर उसके साथ साथ न्यूनतम विस्थापन हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों का ज़मीन छीन जाए और विस्थापन बहुत ज़्यादा संख्या में हो, न्यूनतम विस्थापन होना चाहिए। डिम्ड वन भूमि का आवंटन राज्य सरकार के द्वारा वृहद समय के लिए लीज पर औद्योगिक विकास तथा पर्यटन के लिए भारत सरकार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की धारा 2 के अनुसार पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकता है। जो डिम्ड वन भूमि का आवंटन होगा वो राज्य सरकार के द्वारा एक वृहद समय के लिए लीज पर दिया जाएगा औद्योगिक विकास के लिए तथा पर्यटन के लिए। और ये किस धारा के अंतर्गत होगा? तो भारत सरकार के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की धारा 2 के अनुसार पूर्व अनुमति लेकर ही इसको किया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे औद्योगिक क्षेत्र संपदा के बारे में, ठीक है ना। औद्योगिक क्षेत्र संपदा यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया। झारखंड राज्य में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं। कौन कौन से हैं? तो रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर। इनका क्या काम है? तो यह संस्थान भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना के विकास जैसे कि सड़क, ड्रेनेज, पानी, जलापूर्ति और समाज उपयोगी सेवाओं के लिए उत्तरदायी होता है। इनका उद्देश्य क्या है? अब हम लोग वो जानेंगे। झारखंड में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के बारे में आप जान रहे हैं, तो इनका क्या कार्य तो आपने जाना, उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों को इनके विकास के लिए सहायता प्रदान करें तथा बाजार उपलब्ध कराएं, साथ ही सरकार के द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय सहायता को उनको उपलब्ध कराया जाए। तो ये इनका उद्देश्य है। किसका? तो औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का, जो झारखंड के 4 जिलों में है। कहाँ कहाँ पर है? तो रांची में, बोकारो में, दुमका में और आदित्यपुर में। अब हम लोग जानेंगे औद्योगिक पार्क के बारे में। इंडस्ट्रियल पार्क। औद्योगिक पार्क औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। झारखंड सरकार औद्योगिक पार्क के निर्माण में सहायता उपलब्ध करा रही है। औद्योगिक पार्क किस तरीके के निर्माण में झारखंड सरकार सहायता दे रही है? झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015, यहाँ से प्रश्न बनेगा। यही विभिन्न प्रकार की सहायता और छूट इसके आधार पे यह जो है झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015, यह विभिन्न प्रकार की सहायता और छूट सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराती है। सामान्य औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना का 50% एवं अधिकतम 10 करोड़ तक औद्योगिक व्यय आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा इसके माध्यम से, औद्योगिक पार्क नीति 2015 के आधार पे। वहीं पर जो निजी औद्योगिक पार्क हैं उनके लिए परियोजना का 50%, जितनी की परियोजना होगी उसकी 50%, या फिर अगर अधिकतम की बात की जाए तो 7 करोड़ व्यय औद्योगिक विकास के लिए और आधारभूत संरचना के लिए उपलब्ध कराया जाएगा औद्योगिक पार्क नीति 2015 के आधार पे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्लास में झारखंड की औद्योगिक नीति जो है वो समाप्त हो जाए। औद्योगिक विकास और औद्योगिक नीति 2012 के जो है PDF, जिसको मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बनाया है,
तो वो इनफ है प्रीलिम्स के लिए, तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट निकल कर आते हैं तो वो भी मैं कल के क्लास में शामिल कर लूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।